नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूं एक नया वीडियो विद ईशान। वाई? क्योंकि उसका टीसीएस और मेटाक्यूब्स में सिलेक्शन हो चुका है। ये दो कंपनीज में उसका सिलेक्शन हुआ है और रिजेक्शन भी बहुत कंपनीज में हुआ है, जैसे कि मैं बोलूं न्यूजन, हेक्साव्यू, जेडएस एसोसिएट्स। तो उसके पास एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो सीएस बैकग्राउंड से तो है ही है, प्लस उसने कोचिंग भी ज्वाइन की। तो मुझे ये चीज बहुत क्यूरियस लगी कि यार एक सीएस इंजीनियर होके, है ना, उसको ये सब कोचिंग की क्या जरूरत। क्योंकि मेरे मन में तो आज तक यही था कि भाई सीएस वाले वैसे इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। नो डाउट ईशान भी इंटेलिजेंट है, इसलिए उसने 2 इंटरव्यू क्रैक किए। बट जो कोचिंग का जो राज है, तो मैं उससे मुझे क्यूरियसनेस आई, तो मैंने सोचा कि चलो उसको पिंग करता हूँ, पूछता हूँ कि हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे। तो ही रेडली एक्सेप्टेड इट और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको आज अपने चैनल पे इनवाइट करके। तो मैं ज्यादा इंटरनेट वेस्ट नहीं करता, सीधा ईशान को बुलाता हूँ और वेलकम करता हूँ ईशान का। हेलो ईशान, कैसे हो। Hello, sir. Thank you very much for inviting me on your channel. Hello everyone. I am Ishan. मैं दिल्ली से हूँ और currently I am in 8th semester of my engineering and मेरी branch computer science है. तो एक चीज बताओ यार ईशान, तुम 8th सेमेस्टर में हो, प्लस जैसे मैंने बोल दिया इंट्रो में कि भाई तुम्हारा टीसीएस और मेटाक्यूब्स में सिलेक्शन हो चुका है ना। मैं सिर्फ पॉइंट पे आता हूँ। ओके, ओके. बाद में हम डिस्कस करते हैं लास्ट में, एंड ऑफ द दिस कन्वर्सेशन, कि हाँ वो जी. कोचिंग का राज क्या है। ओके, तो हम, अगर आप जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं ना, अगर आप जानना चाहते हो, हम इसके ऊपर लास्ट में डिबेट करने वाले हैं कि भाई शान ने क्यों ज्वाइन किया था कोचिंग, किसने बोला था उसको ज्वाइन करने को, और उसका क्या फायदा और नुकसान हुआ। ये हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा सबसे पहले, कि टीसीएस में जब उनका सिलेक्शन हुआ एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होके, टीसीएस में और मेटाक्यूब्स में उनको क्या क्वेश्चंस पूछे जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, और ऐसा क्या उन्होंने गलती करी जिसकी वजह से उनका दूसरी कंपनीज में रिजेक्शन। तो मैं सबसे पहले ईशान को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो अपना एक्सपीरियंस मुझे ना थोड़ा सा समरी प्लस डिटेल मिक्स करके थोड़ा सा बता दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वो हेल्प करे सबको। ओके, सो बेसिकली कोडिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से मैंने कोडिंग सेल्फ लर्निंग शुरू की थी. यूट्यूब में ही नॉर्मल वीडियोस फॉलो करता था मैं और धीरे धीरे सीख भी रहा था. बट प्रॉब्लम ये थी कि उतना ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू एसेस माई सेल्फ कि कितना सीख लिया है और एक्चुअली इंटरव्यूज में पूछा क्या जाता है. और एक चीज़ होती है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने में भी प्रॉब्लम होती थी. बट फिर मैंने देखा कि काफी सारे बच्चों ने, मेरे पीयर्स ने ही कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी. एक पर्टिकुलर कोचिंग उस टाइम पे चल रही थी हमारे कॉलेज में, सारे बच्चे वहीं से ले रहे थे लर्निंग. तो मैंने भी वही कोचिंग ज्वाइन की. बहुत ज्यादा डिफरेंस ये आया कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद एक तो कंसिस्टेंसी बन गई थी. बिफोर कोचिंग क्या होता था कि आप आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बहाने आ जाते थे ना करने के. बट जब एक तरफ कोचिंग कर ली तो पक्का है कि बैठना ही बैठना है और डेली 3-4 घंटे की क्लासेस होती होती थी. तो उससे क्या होता था कि एक जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो एक्चुअल लर्निंग तब शुरू होती है. और फिर उसमें भी अच्छी बात ये थी कि उन लोग का करिकुलम ऐसा था कि उन्होंने जो उनका कोर्स था उसके अंदर पहले बहुत ही बेसिक चीजें स्टार्ट करवाई. साथ फिर स्टार्टिंग में जो हमारा इफ एल्स और फॉर लूप होता है वो सब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कराए. फंक्शन अरेज और 2D अरेज और सबसे इंपॉर्टेंट रिकर्शन, ये सब उन्होंने कराया. और उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक बेसिक हर डेटा स्ट्रक्चर के 20-20 सवाल करा दिए थे. तो एक बेसिक आइडिया लग गया था इस लायक कि इंटरव्यूअर कोई भी सवाल पूछे तो ऐसे खाली बैठा नहीं रहूंगा. ऑल्दो विदाउट कोचिंग आई वॉज इन अ सिचुएशन की सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी, डायरेक्शनलेस था, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. फिर कोचिंग के साथ ही काफी सारे कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, जैसे कि सर ने बताया हेक्साव्यू था, न्यूजन था, जीएस एसोसिएट्स था, टीसीएस था और अभी रिसेंटली मेटाक्यूब्स का हुआ. तो दो दो कंपनीज में सिलेक्शन हुआ. बाकी सब कंपनीज का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मतलब कईयों में राउंड 1 राउंड 2 भी क्लियर हो गया था. और मतलब सबसे अच्छी बात ये थी कि हर रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था और वो अगली बार इम्प्रूव कर रहा था मैं. तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था और लग भी रहा था कि हाँ मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो गए थे. और वो चीज मतलब दिखाई दी. इट 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 वाज लाइक वर्थफुल था.
तो तुम्हारा ईशान टीसीएस में होने से पहले किसी और में रिजेक्शन हुआ था? पहले रिजेक्शन में था, फर्स्ट टीसीएस में सिलेक्शन हो गया था? तो सर फर्स्ट टीसीएस में ही सिलेक्शन हुआ था। तो फिर वो मुझे पहले, सबसे पहले उसके बारे में शॉर्ट समरी बता दो, वो क्या एक्सपीरियंस था, कोई बैठे सामने, उसने क्या क्वेश्चंस पूछे, और वो बस वो जर्नी क्या थी वो हाँ पैथन जी तक की? बिल्कुल। सबसे पहले तो अपना एनक्यूटी होता है, वो तो आई गेस पता ही है, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और टीसीएस के इंटरव्यू में क्या था कि 3 पैनलिस्ट थे, एक एचआर थे, 2 टेक्निकल रिक्रूटर्स थे। तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे से पूछे थे सवाल, और उन्होंने इन जनरल जो भी हमारे बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने अपने रेज्यूमे में कौन सी लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन पूछे? सर लैंग्वेज वाज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ऑन द थिंग कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या मेंशन कर रखा है। मैंने प्रोजेक्ट में उस टाइम पे पाइथन और जावा मेंशन कर रखी थी, तो उन्होंने मुझसे पाइथन पे पूछा था। हालांकि क्वेश्चन काफी बेसिक थे, बट इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था। मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब कर रखे थे, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट डिस्क्राइब मुझे बताया कि मुझे बोल दिया कि ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। तो मैं बता पाया था अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनाए थे वो प्रोजेक्ट्स। और जो उन्होंने एडिशनल सवाल पूछे थे वो ये थे, एसक्यूएल से रिलेटेड था। जैसे हमारे एसक्यूएल में जीएफजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सवाल वहीं से आए थे। 2-3 सवाल थे कि ऑल्टरनेट रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं या nth मैक्सिमम प्रिंट करना है, और डीबीएमएस के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे चीज, 1 महीने के अंदर आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो नोट्स बना के। मैंने भी वही किया था, और बार बार उनको रिवाइज करो, और वही चीजें आगे इंटरव्यू में काम आती हैं। और पाइथन से रिलेटेड, कोर पाइथन से रिलेटेड पूछा था, जैसे ट्यूपल्स क्या होते हैं और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। एक एरे के अंदर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो वो कैसे करेंगे। ऑल्दो और मतलब उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ था, बट यही था कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का फायदा मुझे उसमें दिखा था। और एक चीज जो उसमें खराब हुई थी वो ये थी कि मैंने कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा था। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी के बारे में जरूर पढ़ा करें। Even if you are a master in data structures and algorithm and all the core competencies, अगर कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा है तो मतलब it will be a very negative point. उसका रीजन पता है कि क्यों? मतलब आई थिंक दिस इज एक्सपेक्टेड कि जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां के बारे में थोड़ा सा जानना तो चाहिए ही आपको। सिर्फ जॉब पाने के लिए आगे, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। परफेक्ट परफेक्ट, वही है कि तुम आगे हो, इधर तुम्हारा कॉलेज वालों ने बोल दिया है कि भाई आज एक कंपनी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठा के चले गए भाई यहाँ भी कंपनी आ रही है। कंपनी नहीं आ रही, तुमको नाम जानना जरूरी है, चाहे वो टीसीएस आ रही है चाहे वो इन्फोसिस आ रही है, और प्लस तुम्हारी वो फर्स्ट जॉब है, सो यू शुड बी क्यूरियस। ओके, वो तुम्हारी आंखों में क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब लेने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को जानता हूँ। तो ये चीज वो देखना चाहते हैं लास्ट, इसलिए वो पूछते हैं, जो पूछते हैं ना, टेल मी अबाउट आवर कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। ठीक है, तो ये ही रीजन होते हैं, वो अपनी कंपनी की तारीफ सुनना चाहते हैं, सिंपल सी बात। एग्जैक्टली। पर बहुत बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, कितने एम्प्लॉइज हैं उसमें, मेजर मतलब 2-3 पॉइंट्स ही होते हैं, और क्या काम करती है कंपनी। मतलब और क्या क्वेश्चन पूछा? मतलब एचआर ने तो यही सवाल पूछे थे कि कंपनी के बारे में पूछा था, और उन्होंने मुझे डांटा भी था कि यार तुमको कंपनी के बारे में नहीं पता है और तुम इंटरव्यू देने आ गए हो। बट फिर भी मतलब आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग द सिलेक्शन। बट मुझे लगता है कि लास्ट में मैंने उनसे एक चीज पूछ ली थी कि सर मतलब मैं अपना फीडबैक लेना चाहता हूँ। तीनों इंटरव्यूअर्स को बोला था मैंने, आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड कर दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन माई सेल्फ। तो आई थिंक वो चीज उनको लगी कि आई थिंक वो चीज अच्छी, मतलब उनके हिसाब से अच्छी रही होगी कि अगर टेक्निकल क्वेश्चंस तुमने सारे सही आंसर दिए थे ऑलमोस्ट। सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे थे उन्होंने। डीबीएमएस एसक्यूएल पूछा था, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स का एज सच हार्डकोर क्वेश्चन नहीं था। दूसरे इंटरव्यूज में पूछे थे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, लेकिन टीसीएस वालों ने कोडिंग लिखवाई थी? नहीं, कोडिंग नहीं लिखवाई थी। एसक्यूएल पूछा था, डीबीएमएस पूछा था, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, और हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करते हैं, और हम अगर ऑल्टरनेट रिकॉर्ड्स प्रिंट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे एसक्यूएल में। तो मैं एक काम करूंगा सब्सक्राइबर्स दोस्तों, मैं एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जो मेरे पास दूसरे वीडियोस के पड़े हैं वो मैं लिंक्स डाल दूंगा। अच्छा,
ठीक है, तो मतलब मैंने एक्चुअली, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने भी एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे एनआईटी के एक फ्रेंड से फोन आया था, उसने भी यही चीज बोली थी कि सर टीसीएस का इंटरव्यू सिर्फ कॉन्फिडेंस देखता है। ओके, एग्जैक्टली। तुम्हारा नॉलेज कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। जो मैंने ये चीज अभी तक, मैं 6 महीने हो गए मुझे वीडियोस बनाते को और मैं यही सुन रहा हूँ सबसे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेटा क्यूब्स। मेटा क्यूब्स का क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? मेटा क्यूब्स पहले बता देना वो कि कहाँ की कंपनी है। ओके, मेटा क्यूब्स जयपुर की कंपनी है। इट इज ऑल्सो सर्विस बेस्ड कंपनी। सो इन लोग की ऑफलाइन ड्राइव थी, ऑफ कैंपस ड्राइव थी, सॉरी ऑफलाइन नहीं। हम्म, मेटाक्यूब्स का इंटरव्यू रिलेटिवली डिफिकल्ट था, मतलब मुझे काफी ऐसा लगा कि इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर पहले तो 3 राउंड हुए थे। पहले राउंड में कुछ 25-30 सवाल थे जिसको आपको सॉल्व करना था बहुत, और उसके अंदर ना ऐसा नहीं था मैथ्स इंग्लिश या रीजनिंग टाइप से, कुछ नहीं था। सिंपल आपका जो फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स, इन सब के सवाल थे एप्लीकेशन बेस्ड, कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कितनी आती है। और डीबीएमएस और एसक्यूएल के भी 1-2 सवाल थे उसमें। वो राउंड 1 क्लियर। हाँ जी। एमसीक्यू थे? हाँ जी, एमसीक्यू थे। 25 क्वेश्चन थे? हाँ जी। बेसिक थे? हाँ जी, बट एप्लीकेशन बेस्ड थे। ऐसा नहीं है कि बस आप देखते जाओगे और टिक करते जाओगे, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। हल्का दिमाग लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। एकदम इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी थी। अच्छा, मतलब फॉर लूप एक क्वेरी लिखी हुई थी, आउटपुट बताना था कि 10 20 30 में से कौन सा आउटपुट सही होगा हाँ इसका, ऐसा? जी। हाँ जी, ऐसा। ओके, बेसिक लेवल थी, ठीक है चलो। ये होता है राउंड 1। हाँ जी। और फिर उनका होता है अपना राउंड 2, जिसके अंदर 5 सवाल आते हैं कोडिंग के। एक 5 में से एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और बाकी के 4 जो होते हैं वो डिफिकल्टी वाइज इंक्रीज कर देते हैं। मतलब पहला सवाल थोड़ा सा आसान होगा, दूसरा उससे ज्यादा मुश्किल होगा, तीसरा उससे ज्यादा मुश्किल होगा, और चौथा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। तो उसमें से अगर मेरे 5 में से 3 हो गए थे, तो मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था। और सवाल डुएबल थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और इंटरव्यू थोड़ा सा, इंटरव्यू में मतलब उन्होंने क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे थे? इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा था। मतलब 2 सवाल डेटा स्ट्रक्चर्स के पूछे थे, और एक डीबीएमएस का पूछा था। उन्होंने ज्वाइंस के बारे में पूछा था, और ऊप्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पूछा था। ऊप्स कंसेप्ट पूछ लिए? हाँ जी, ऊप्स कॉन्सेप्ट, मतलब यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। इन्हीं चारों चीजों के ऊपर मतलब कंपनी या कोई भी इंटरव्यू चलता है, तो इन्हीं की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो कंक्लूजन में हमने ये डिसाइड किया कि टीसीएस और मेटा क्यूब्स का कंक्लूजन ये है कि बेसिक्स पढ़ लिया अगर आपने हर चीज का, ओएस का, डीबी का, ठीक है, लिनक्स का, थोड़ा एसक्यूएल का, सॉरी अपना सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस का, थोड़ा सा ऊप्स कंसेप्ट पढ़ लिए, अगर आपने बेसिक चीज हर चीज की रख ली ना दिमाग में, तो आपका इंटरव्यू 100% क्लियर। सर यस सर, एग्जैक्टली। बट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ओएस और लिनक्स और एक कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 3 मतलब ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जैसे अगर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है चीजों ओके, को ध्यान रखने में। तो डीबीएमएस, एसक्यूएल, ऊप्स और बेसिक कोडिंग, ये 3-4 चीजें ही सफिशिएंट रहती हैं। हाँ ओएस और मतलब सिंपल। कोर हो जाते हैं, कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। हाँ मतलब अगर वो सामने वाला आपको खुद से पूछता है कि भाई आपका फेवरेट कौन सा है, तो अगर आपने ओएस के ऊपर रिसर्च की हुई है या फिर आपने ऊप्स के ऊपर बहुत पढ़े हुए हैं, तो आप बोलना, तो वो बोलने की हिम्मत रखना कि हाँ मुझे अच्छे आते हैं। अदरवाइज तो फिर आप अपना बेसिक्स बता देना, मुझे डीबीएमएस एसक्यूएल के बेसिक्स आते हैं, मुझे ये इस चीज का मैं ये लैंग्वेज पे जिसके ऊपर मैंने प्रोजेक्ट बनाया मुझे इसकी नॉलेज है। तो जो नॉलेज है वही बोलना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना फालतू। करेक्ट? हाँ जी। तो ये अभी सीधा अभी डायरेक्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है रिजेक्शन। ओके, ओके। सिलेक्शन का तो कंसेप्ट समझ गया कि बेसिक्स पढ़ो, इंटरव्यू क्लियर करो, कॉन्फिडेंस से जाओ, सिंपल सी बात। अभी तुम्हारा रिजेक्शन हुआ था न्यूजन, हेक्साव्यू एंड जेडएस एसोसिएट्स में। यस सर। मुझे बताओगे एक बार हल्का सा याद करके क्या रीजन क्या हो सकता है तुम्हारा इसमें रिजेक्शन हुआ? ओके, सो तीनों में काफी इंटरेस्टिंग रीजंस थे। न्यूजन में तो ये था कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनके जवाब मुझे पहले से पता थे, तो मैं धड़ाधड़ आंसर दे रहा था, विच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको पता भी होता है तो आपको एकदम से नहीं बोलना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए, ऐसे एटलीस्ट थोड़ा सा तो
प्रिटेंड करना चाहिए कि आप सोच रहे हो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना उस क्वेश्चन का। करेक्ट, करेक्ट। न्यूजन में तो ये इशू था कि मतलब एकदम एक के बाद एक वो क्वेश्चंस थ्रो कर रहे थे और मैं आंसर्स थ्रो कर रहा था। इस वजह से मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है, या मतलब जैसे अनएक्सपेक्टेड, या हाँ, ओवर, ओवर क्लेवर भी हो सकता है, ओवर इंटेलिजेंट भी हो सकता है, सब कुछ ओवर है इसका जो भी। वो लोग नहीं सेलेक्ट किए। और हेक्साव्यू के अंदर मुझे अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काम करने की जरूरत लगी थी। टेक्निकली मतलब उन्होंने जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह से सवाल पूछे थे, जैसे और मतलब एक अजीब सी चीज हुई थी, बहुत सिंपल सवाल पूछा था कि एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है रिकर्जन के थ्रू। तो और कोड करवा रहे थे वो हैंड, मतलब वहीं पे जैसे सामने इंटरव्यूअर है और यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे से कोड हो नहीं पाया था, जबकि मैंने इंटरव्यू होने के 2-4 घंटे बाद वापस बैठा और कोड किया था, तो तब वो हो गया था। तो मतलब ये चीज मुझे अजीब लगी कि उस टाइम नहीं हो पाया और बाद में हो गया। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रैक्टिस की कमी है। तो जो ये बेसिक सवाल होते हैं ना कि रिकर्जन से एक स्ट्रिंग रिवर्स करना है, या आपको प्राइम नंबर ढूंढना है 6 डिजिट का, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस को ज्यादा टारगेट करते हैं, बट इन कंपनीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछा जाता है। और तीसरा, सर लाइट चली गई आई गेस। हाँ हाँ, चलेगी लाइट, इसलिए इधर आ गया मैं। यस। ओके। और जीएस एसोसिएट्स में तो अच्छा नहीं हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग टेक्निकल क्वेश्चंस, लेकिन उन्होंने कोर बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछ लिए थे। ऑल्दो क्वेरीज पूछी थी, एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी, डेटाबेस के सवाल पूछे थे, 1-2 सवाल थे, ज्यादा नहीं थे। बट ये था कि जो उन्होंने जो इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर्स में उतने अच्छे से नहीं कर पाया था, क्योंकि वो सीधा क्लाइंट इंटरेक्शन और कैसे डील करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे लीड, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मुझे लग रहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं। तो जीएस में इसलिए रिजेक्शन हुआ था। और हाँ, तीनों कंपनीज में राउंड 1 इनका रहता है। वही बेसिक एमसीक्यूज होते हैं एप्टीट्यूड के, और इंग्लिश, मैथ्स वगैरह। और जो प्री और हेक्साव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट था। हेक्साव्यू में प्री प्लेसमेंट टॉक हुई थी, और उसके प्री प्लेसमेंट टॉक में उन्होंने 2 कोडिंग के सवाल दिए थे। तो उसके बेस पे उन्होंने सेलेक्ट किया था जिन भी बच्चों को आगे इंटरव्यू लेना है। वो पूछते थे क्या कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हो, ऐसा कुछ? वो आपकी मर्जी है। जावा, मैंने जावा ऑप्ट की थी। पूछते थे बेसिक, मेनली तो जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस ही रहती है। बट एक चीज ये है कि व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कोडिंग के सवाल, क्योंकि एक्सएम में जो पूछा गया था वो ये था कि जैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सवाल दे दिए थे, सिर्फ हमको फंक्शन लिखने थे, आप कंपाइल नहीं कर सकते, आपको फंक्शन लिख के सबमिट करना है, और अब इसमें आप रन भी नहीं कर सकते, और चीटिंग नहीं होती इसमें। करेक्ट। हाँ, होता है। तो मतलब व्हाइट बोर्ड पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस हो जाती है इंस्टेड ऑफ कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर में तो एरर पता लगते जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे एरर मैं नहीं होते। मैं एक्चुअली ये कल ही एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था। उसने मुझे बोला कि सर वो 450 क्वेश्चंस हैं डीएसए के, और उनके जो आंसर्स हैं, जैसे रिवर्स करना है स्ट्रिंग का, सिंपल सी बात बोलूं तो वो ऑलरेडी गीक्स फॉर गीक्स पे उनके आंसर्स हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, 3-4 लैंग्वेजेस में आंसर अवेलेबल है। तो बोलता मैं क्या करूं, मतलब मैं इसकी वीडियोस बनाऊं क्या? तो मैंने बोला कि सी, वीडियोस तो बनाओ, बट ये जो जस्ट अभी तुमने बात बोली कि ब्लैक बोर्ड पे प्रैक्टिस करो, ना कि कंपाइलर पे। क्योंकि आइडली जब हमको भी, मैंने भी जब प्रोग्रामिंग सीखी थी फर्स्ट टाइम आईएलपी में, तो मुझे भी किसी एक कंप्यूटर साइंस के फ्रेंड ने यही एडवाइस दी थी कि तुमको कोड देखते ही ना समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम किधर है। क्योंकि कोडिंग क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर गार्बेज डालोगे गार्बेज निकलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर तुम सीक्वेंस वाइज अगर पढ़ोगे ना, तुमको समझ आ गया वेरिएबल्स होते हैं एक, तो तुमको पता चल गया ये फंक्शन या प्रोसीजर जो भी तुमने लिखा है ये कैसे, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू डालूंगा 1, तो फॉर लूप है 1 2 3 कैसे घूमेगी। ओके,
एग्जैक्टली, जो बेसिक कैसे काम कर रहा होता है वो। हाँ, कि मतलब तुमको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसके अंदर वन अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो एंड में जाते जाते वो वन का वन ही रहा या फाइव बन गया या जीरो, कुछ वैल्यू चेंज हुई क्या। सिंपल सी बात। तो ये चीजें जब कंपाइलर नहीं होएगा तब दिक्कत आएंगी। क्यों, कंपाइलर में आदत होती है मैसेज डालने की, एक मैसेज डाल दिया पता लग गया यहाँ तक मैसेज आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। जब कंपाइलर ही नहीं है, मुझे नोटबुक पे लिखने को दे दिया, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैं अभी नोटबुक पे तो तभी लिख पाऊंगा ना जब मुझे पता होंगे फंक्शंस। तो एग्जैक्टली। तो ये चीज ही है बेसिक प्रोग्रामिंग। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, मैं सबको सजेशन यही देना चाहूंगा, कितनी बड़ी वीडियोस देख लो भाई, प्रोग्रामिंग ऐसे सीखे ऐसे सीखे, बट मैं बोलता हूँ नोटबुक पेन पेपर पे जो प्रोग्रामिंग आपने सीख ली ना, वो आपको जिंदगी भर आपको वो लॉजिक आपके इधर रहेगा दिमाग में। ये तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो, अभी इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई तो मैं अपनी इस जगह पे दोबारा बैठता हूँ। तो मैं बोल रहा था ईशान को, तो अभी हम यहाँ से तो हमारा हो गया इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म, जिसमें मैं कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई गाइस, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि एसक्यूएल जो है वो मैंने देखा है हर कंपनीज यूज होती हैं और हर कंपनी के इंटरव्यू में आता ही आता है। तो अगर आप चाहोगे तो आप एसक्यूएल के ऊपर फोकस कर सकते हो और इसके बेसिक्स क्वेश्चंस आपको आइडली पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, मैं बोला था मैं ट्राई कर रहा हूँ रेपोजिटरी का, और मैं इस वीडियो के लिंक में इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मेरी फेवरेट है एसक्यूएल की वीडियोस में वो पक्का डाल दूंगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ईशान ने कोचिंग ली थी, यस ओके, सर। उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या करने की जरूरत थी या नहीं करने की जरूरत थी, ये भी हम क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा, मैं जल्दी से मेन मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे सब स्टार्टिंग के वीडियो के फेस में जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं से एक लड़की से मिला था, उसने मुझे बोला था सर मैंने हैदराबाद से कोचिंग अटेंड करी, उन्होंने मेरी इस कंपनी में मेरी नौकरी लगवा दी। ओके, वो इंस्टीट्यूट था जो पढ़ाई भी करवाता था और रेफरल भी देता था। ईशान के केस में वो केस डिफरेंट है। उसके जो कंपनी थी जो प्रिपरेशन करवाती थी ये सबकी, उसका कॉलेज के साथ टाइप था, तो वो कॉलेज आती थी, उनके साथ वो उनका प्रिपरेशन करवाती थी, चाहे वो कोडिंग करवाती थी, चाहे वो टेक्निकल मींस टेक्निकल सिखाती थी, प्लस उनको इंग्लिश सिखाती थी। तो मैं ईशान से पूछना चाहता हूँ उसको ये चीज क्या हेल्प करी और कैसे। सर, पहली चीज तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर कोडिंग लेता है तो कोचिंग लेता है, जैसे अगर कोई भी कोडिंग क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो उन्हें ना मतलब पहले वो चीज पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक्स रफली कुछ ना कुछ पढ़े होने चाहिए। उससे काफी बेनिफिट होता है। आप एकदम ब्लाइंड फोल्ड नहीं होते हो, आप उस टाइम पे क्लासेस में ज्यादा उस चीज को कंज्यूम कर सक रहे होते हो। और कोचिंग का फायदा डेफिनेटली मुझे लगा, फायदा ये था कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको वही सवाल कराए जाते हैं जो बेस आपका बेस मजबूत कर देते हैं, बेस काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो लोग अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलते हैं। और एक बहुत ही मतलब 2 से 3 महीने के टाइम पे अगर आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो इस लेवल तक आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस, मेटाक्यूब्स या विप्रो ऐसी कंपनीज के इंटरव्यूज में आप नहीं रुकोगे एज फार एज टेक्निकल साइड इज कंसर्न। वो तुमको एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करवाते थे? नहीं सर, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस वो नहीं कराते थे। एप्टीट्यूड के लिए तो नॉर्मल मैंने यूट्यूब वीडियोस ही फॉलो की थी, और एक आरएस अग्रवाल मेरे पास रखी हुई थी, डेली उसी से क्वेश्चंस लगाता था मैं। तो एप्टीट्यूड तो वहां से हो गया था। एप्टीट्यूड की बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। ओके, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड के ऊपर ऑलरेडी तो एक वीडियो बना ही चुका हूँ। ठीक है, मतलब वो आपको टेक्निकल करवाती थी। तो मैं सिंपल सा कंक्लूजन बोलता हूँ शान के केस में, अगर आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, और ये नॉट ओनली शान केस है, ये जेनरिक बोल रहा हूँ अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपने देखा कि यार शिट मैंने 3 साढ़े 3 साल, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल ही मानो, मतलब 3 साल इंजीनियरिंग के मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं, अभी मैं लास्ट इंजीनियरिंग के फेज पे आ गया हूँ, फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया जब मेरा प्लेसमेंट का टाइम आ गया, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे अभी जल्दी से पढ़ना है। सिंपल सी बात, अभी मेरे एक तरह से भी क्रैश कोर्स करने का टाइम आ गया है ना। और इंजीनियरिंग में कोई डम्बो तो इतना होता नहीं कि उसको भी शुरू से बच्चों की तरह पढ़ाओ, है ना। अगर एप्टीट्यूड भी पढ़ाने गया तो एबीसी पढ़ाऊंगा, वैसा तो होता नहीं कोई। तो अभी फाइनल ईयर में चाहिए होती जल्दी से डायरेक्शन, जल्दी से मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो जल्दी से डायरेक्शन प्लस क्रैश कोर्स के लिए ही कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे कि आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो वो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में और
4th ईयर में आकर स्टार्ट करने में 1.5 साल का फर्क आ गया ना, तो आप 1.5 साल को कवर करने के लिए ये आपको क्रैश कोर्स। तो अगर आपको लगता है कि मुझे यार मैं लेट हो गया, मेरा फाइनल ईयर आ गया, मैंने अब तक मुझे कुछ आता नहीं, तो जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी कर लो जो भी आपको अच्छा स्टडी मटेरियल देती हो, ओके। नहीं तो आप ये चीजें 3rd ईयर से भी स्टार्ट करोगे ना तो कोई लेट नहीं, ओके। और इस चीज को करने के लिए रोज का 1-1.5 घंटा देना पड़ता है। मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो कोचिंग चलती थी वो दिन की कितने घंटे चलती थी? सर वो 3 से 4 घंटे की डेली क्लासेस होती थी, 6 से 10 रात हाँ, को। तो दिन के मिनिमम 3 घंटे चलती थी। वो क्यों चलती थी? क्योंकि अभी फाइनल ईयर में आ गए। अगर ये काम पहले स्टार्ट किया होता तो शायद 1 घंटे में भी काम निपट जाता तुम्हारा। 1 घंटा तुम एप्टीट्यूड पढ़ते, ठीक है। मैं बताता हूँ शेड्यूल तुमको, बता रहा हूँ कि ये ईशान ने गलती करी थी इसलिए उसको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी। तुमको अगर पैसे बचाने हैं तो तुम ये फंडा फॉलो करो, सिंपल। रोज 1 घंटा अपना एप्टीट्यूड पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैथ जिसमें इंटरेस्ट आ गया वो तो छोड़ता नहीं फिर। और आधा घंटा इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश होगी। और आधा घंटा अपनी जो भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो तुम, जो भी तुमने प्लान कर लिया, मुझे C++ सीखनी है, जावा सीखनी है, पाइथन, कोई भी तुमको सीखनी है ना, यूट्यूब पे किसी भी चैनल का वो पकड़ो कोर्स, जिसका 4 घंटे का कोर्स है या फिर जिसने सीरीज बना रखी है, एक चैनल पकड़ना, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का सारा वीडियो देखना जब तक वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि जो आप उसमें लॉजिक पढ़ोगे ना वो सेम चीज आपको नेक्स्ट लैंग्वेज में मिलने वाली है। तो यदि एग्जैक्ट। आपका एक कोर्स खत्म हो जाएगा, अगर मैं ईशान को भी पूछूं ना वो जावा और पाइथन में उसको कुछ नया मिला क्या, कुछ ऐसा जो जावा में है या पाइथन में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, पाइथन, इनफैक्ट दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है। तो एक बार कोई भी लैंग्वेज सीख ली तो वो ही काम आ जाती है। मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूँ, बात सिंटेक्स की है। मैं प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। प्रोग्रेस आप पढ़ लेना, प्रोग्रेस 4GL, ओपन एज 4GL पढ़ लेना, ये एक लैंग्वेज है, डीबी लैंग्वेज है। मैं ये पढ़ रहा था, मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिला, वो एसक्यूएल की हम बातें कर रहे थे, तो सिर्फ नाम का फर्क था। मुझे भी नॉलेज है, मैं भी प्राइमरी की यूज करता हूँ, मैं भी इंडेक्सिंग यूज करता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, हम भी बोलते हैं सब क्वेरीज यूज करते हैं, मैं सब करता हूँ जो एसक्यूएल में यूज होती है। बस हम ये बोलते नहीं है, हमारा बोल रहा हूँ कि हमारी डिक्शनरी में जो वर्ड्स है लैंग्वेज की डिक्शनरी में, वो कुछ और बोलने का तरीका है, तुम कुछ और बोलते हो, ठीक है। एग्जैक्ट। डेटाबेस तो सब जगह बन गया ना, डेटाबेस बनेगा तो टेबल्स बनेंगे, टेबल्स बनेंगे तो ये इंडेक्सिंग बनेगी परफॉर्मेंस के लिए। तो आप एक लैंग्वेज पे फोकस करो, उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स पे उसके जाके प्रैक्टिस करो भर भर के, ठीक है, और देखो कि मुझे आते हैं कि नहीं आते, फिर उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज पे शिफ्ट करो। ट्रू। कुछ चीज मिस करी क्या मैंने ईशान? कुछ करी तो बता दो, फिर अभी कंक्लूड कर देते हैं ये मीटिंग को। बेसिक मतलब कंक्लूजन में तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप 4th ईयर में है तो स्टार्ट लर्निंग DBMS। एक तो ये नहीं सोचना कि देर हो गई, मतलब ऐसे सोच के तो कुछ नहीं होगा। स्टार्ट लर्निंग DBMS, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेसली नहीं करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कीज होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन, और तीसरा SQL की क्वेरीज। यूट्यूब पे है एक प्लेलिस्ट। ये तो हो गए हमारे DBMS रिलेटेड पार्ट। दूसरा ये 3 हो गए। चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स के क्वेश्चंस करने हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स करने हैं, और उनकी थोड़ी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन भी करते चलना है। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो यही अच्छा तीन ठीक है, तो क्लासेस। तुमने तुम्हारी क्लास का बैच कितने का था? क्लास का 60 का। कितने लोगों ने कोचिंग ली थी? सर ऑलमोस्ट आई थिंक 50 बच्चों ने तो ली ही थी, कितने मतलब लोगों का सिलेक्शन TCS में हुआ? 15 बच्चों का हो गया था TCS में। वैसे 60 के बैच में कितने लोग प्लेस हो गए, प्लेसमेंट होगी? प्लेसमेंट तो आई होप ऑलमोस्ट हो ही गई है सब। जैसे कुछ बच्चों को गेट देना था या आगे स्टडीज के लिए जाना था, उन लोग की नहीं। अदरवाइज तो 50 में से लगा लो 45 बच्चों की हो ही गई। बहुत कम बच रहे हैं जिनकी नहीं हो पाई। कंप्यूटर साइंस और IT वाले मैंने देखा मैक्सिमम लोगों की हो जाती है, क्योंकि आप IT फील्ड में जा रहे हो और मैक्सिमम कंपनी ITs की ही है। मेनली दिक्कत आती है दूसरी ब्रांचेस को, ठीक है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आप करो क्योंकि वो आपके हाथ में है, टेक्निकल की प्रैक्टिस भी आप वीडियोस में कैसे समझाऊं, गीक्स और गीक्स पे आप देखो यार, कोई एक लैंग्वेज पकड़नी है, बस आपको कुछ ज्यादा लोड नहीं है, एक लैंग्वेज पकड़नी है, गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बचा क्या? इंटरव्यू। मैं किसके लिए बैठा हूँ? मैं इधर वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इधर हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। किसी को मॉक इंटरव्यू देना है तो बिंदास बोल देना, सैटरडे या संडे हम प्लान कर लेंगे जैसा भी होगा। या फिर अगर सच में किसी को अर्जेंसी हुई कि भाई मेरा कल कल ही इंटरव्यू है, तो मैंने लोगों की रात के 11 बजे भी बैठ के हेल्प करी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अर्जेंसी डिपेंड करता है।
ठीक है, तो वही है, अगर कुछ भी किसी को दिक्कत होगी तो बता देना मुझे, और किसी को कुछ भी डाउट्स होगा जो ईशान ने बोला है तो प्लीज उसको लिंक्डइन पे पिंग कर देना, मैं उसका लिंक्डइन आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ईशान, सब बढ़िया? डेफिनेटली सर, श्योर। और कुछ मेरे से कुछ मिस हो गया? नहीं, कवर हो ही गया। कवर हो गया ना, सही है ना? हाँ जी। बहुत कुछ ऐसे हमने बहुत ज्ञान दे दिया। बाकी मैंने लिंक्डइन के टिप्स भी दे रखे हैं भाई साहब, सबको दिए हैं लिंक्डइन के टिप्स। एक बार आप जस्ट एक्सपीरियंस ले लो, आईटी में आ जाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स हम डिसाइड करेंगे करियर के, कि यार ये आपका करियर अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी कैसी है। ठीक है, वो बात की बात है। पहला होता है कि भाई मुझे बस इंटरव्यू क्लियर करके भी जॉब लेनी। ये तो ईशान ने चलो निंजा प्रोफाइल पे गया है ना, अगर इसको नॉलेज है, अगर ये मेहनत करेगा तो ये डीसीए भी क्लियर कर सकता है, टीसीएस का, अगर चाहेगा तो। ठीक है, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल सच में अच्छी होती है, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है प्रत्येक का। ठीक है, उसने हैक विद इन फी ये सब के एग्जाम्स दे दे के उसने अपना पैकेज 8 लाख तक कर लिया था। ओके, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, एज अ फ्रेशर 8 लाख का पैकेज लेना इज वेरी वेरी गुड, और आपके इनिशियल करियर को एज मिलता है, एक अलग से आपको जान पहचान मिलती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई 3 लाख वाले सब डूब के मर जाओ, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, मैंने 3.18 पे स्टार्ट किया था करियर अपना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टीयर 3 वाले डम्बो हो गए, टीयर 3 वाले नालायक हो गए, कहीं के नहीं है। ठीक है, बात सिर्फ मेहनत की है, मेहनत करोगे तो सब जगह पहुंच जाओगे। और हाँ, शादी से पहले, हाँ, नहीं तो फिर बाद का तो फिर आप देख लेना। बाद में तुम्हारी बीवी जिम्मेदार भाई, फिर मुझे मत बोलना कि सर मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। ठीक है, और सब ठीक है शान? ओके, सम अप करें, रैप अप? यस सर, यस सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर ऐसे थम्स अप कर देना वीडियो को, और ऐसे प्यार देते रहना, और शान को कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज देना कुछ डाउट हो तो। और ऐसे ही अपने कनेक्शंस बढ़ाओ दोस्तों, तभी जिंदगी में ग्रो कर पाओगे, क्योंकि एक स्टेज पे आके लर्निंग से ज्यादा जरूरी कनेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको बाद में समझेगा जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, ईशान को तो मैं अभी इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ आपके थ्रू, बट ईशान भी समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी बस गाइस आगे बढ़ते रहो और शेयर करते रहो नॉलेज एक दूसरे के साथ। दूसरे के साथ नॉलेज शेयर तब करो जब अपनी भी बढ़ा रहे हो, नहीं तो अपनी वहीं पे रखोगे, नॉलेज देते जाओगे तो खुद का घड़ा खाली होता जाएगा, सामने वाले का भरता जाएगा, समझे? तो खुद भी हार्ड वर्क करना है, और सामने वाले का तो फिर सामने वाला अपने आप देख लेगा। ठीक है, ऐसे ही चलो गाइस, अभी चलता हूँ, नहीं तो बहुत बोल रहा हूँ मैं। बाय बाय, सी यू, बाय शान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, बाय।